हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे 2018 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको 2016 का इम्पोर्टेंट वाला सोल्व करके भेज दिया, अपलोड कर दिया, आप देख लोगे जिसने नहीं देखा। तो अब 2018 की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो 2018 का पेपर हम बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ डिट्टो मैंने लिखा है क्वेश्चन आंसर, जो आपके इम्पोर्टेंट आ भी सकते हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं देरी ना करते हुए। तो इसमें पहला हर क्वेश्चन आपका पहला इंपॉर्टेंट बता दूं कि बहुभाषिकता का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो घुमा के पूछे कैसे भी, वो पूछेगा ही आपके लिए कि बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में है, कैसे है, क्या है। तो आपके ये क्वेश्चन पेपर है, सीधा हम आंसर पे आते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है अच्छे से प्लान। सबसे पहले बहुभाषिकता का अर्थ है कि बहुभाषिकता बहु प्लस भाषिकता से बना है। यहाँ भाषिकता सबसे है कि आग आग निकला है, बहु और उपसर्ग लगा है, जिसमें आगे बहु और उपसर्ग लग के ये वर्ड बना हुआ है। बहु का अर्थ एक से अधिक तथा भाषिकता का अर्थ है भाषाओं का प्रयोग। मतलब जो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें ही भाषिकता कहते हैं। अगर स्कूल में हम क्लासरूम में कर रहे हैं तो वो क्लासरूम क्या होगी, बहुभाषिकता होगी। इस प्रकार बहुभाषिकता का अर्थ हुआ कि एक स्थान पर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होना। बहुभाषिकता का महत्व क्या है? बहुभाषिकता से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार होता है। बहुभाषिकता अपनाने से स्कूल के बीच ही छोड़ने वाले छात्रों की संख्या की कमी आती है। बहुभाषिकता को अपनाने से बालकों की शिक्षा के प्रति सामुदायिक सहयोग में वृद्धि होती है। बहुभाषिकता से परिपूर्ण कक्षा में वातावरण अच्छा मिलता है, अनुपस्थित रहते हैं बच्चे, उपस्थित रहते हैं इसकी वजह से। बहुभाषिकता कक्षा में छात्रों के आत्मसम्मान व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो ये लिख सकते हो। अब बहुभाषिकता द्वारा हिंदी सिखाने के लिए किस प्रकार हम उपाय कर सकते हैं? वर्णमाला चार्ट तैयार करके, समूह में कार्य देकर, विभिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करके, बहुभाषी वातावरण प्रदान करके, बहुभाषी कक्षाओं का संसाधन के रूप में उपयोग करके हम हिंदी बच्चों में पढ़ा सकते हैं। भाषा सौंदर्य, देखो भाषा सौंदर्य किसे कहते हैं? जो भाषा का सौंदर्य बढ़ाता, चाहे अलंकार हो, छंद हो, रस हो। ये हर बार क्वेश्चन आया है, हर बार पूछा है कि ये, और इसके साथ अलंकार अलंकार का पूछ लिया है। तो तात्पर्य भाषा से उत्पन्न होने वाला सौंदर्य, अर्थात भाषा में शब्द या अर्थ के आधार पर जब सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे भाषा सौंदर्य कहते हैं। मतलब अर्थ के आधार पर और भाषा के शब्द पर जो अर्थ निकलता है उसी को भाषा सौंदर्य कहते हैं। चाहे हम वो अलंकार के द्वारा, मुहावरे, लोकगीतियों और जितने भी छंद है, समास है, उसके द्वारा। भाषा सौंदर्य की वृद्धि में अलंकारों की भूमिका क्या है? देखो अलंकारों की भूमिका है, जब भाषा में अलंकारों का उपयोग किया जाता है तो ये भाषा सौंदर्य में वृद्धि करता है। आप अपने सामने क्वेश्चन पेपर खोल के रखना, फिर इसको चेक करना आंसर को। जैसे उपमा अलंकार, अनुपास अलंकार, ये सब वृद्धि करते हैं भाषा की। भाषा में जो वाक्य होता है उसमें एक अलग ही प्रकट कर देते हैं। दो अलंकारों का सुधारण सहित व्याख्या पूछा है इसमें। तो सबसे पहले हमने लिया है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार आपको सबको पता होगा, जिसमें एक शब्द या एक अक्षर की बार बार होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अलंकार होता है जैसे रघुपति राघव, राजा राम, चारु चंद्र की चंचल किरण। मतलब रघुपति रावण, देखो एक रा की बार बार, और इसमें चंद्र चंचल, मतलब चा का 3 बार आया है वर्णन। यमक में जहाँ एक ही शब्द का एक बार से अधिक प्रयोग होता है, मतलब यमक में एक बार से ये अधिक प्रयोग होगा मगर उसका अर्थ अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसकी बात करता है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख कालों की विशेषता बताइए। तुलसीदास एवं महादेवी वर्मा की के कृतियों के नाम। देखो 4 काल है, ये अच्छे से याद कर लेना क्योंकि हर कालों की विशेषता पूछता है, 8 नंबर में पूछा ये। तो चारों कालों की अलग अलग विशेषता है ना, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो आदिकाल की विशेषता जो बहुत पुराने से चलती आई है, तो इसकी विशेषता लिखेंगे हम कि रसों की, इसमें बहुत सारे रस होते हैं, वीर और श्रृंगार रस का प्रधानता होती है। उस टाइम जनजीवन से संवर्ग नहीं थे, अपने आप से बनाते थे भगवान के, वो शिल्प विधान था उस टाइम। भक्ति काल की विशेषता की गुरु की महिमा आ गई, जो संत कबीरदास थे। भक्ति की प्रधानता जैसे मीराबाई है, कृष्ण की भक्ति, राम के भक्ति, नाम की महिमा चलती थी। रीति काल की विशेषता श्रृंगारिकता, मतलब जो श्रृंगार रस होता है, अलंकारिता, अलंकार का प्रयोग, ब्रज भाषा की प्रधानता। आधुनिक काल की विशेषता क्या है? खड़ी बोली की प्रधानता, रस प्रधान, परिवर्तन का युग माना जाता है। तो ये आप चारों विशेषता के स्क्रीनशॉट ले लेना, इन्हीं को आपको एग्जाम में डिफाइन करके लिखना है 8 मार्क्स में। हर काल की 2-2 विशेषता लिख देना। तुलसीदास की कृति है, देखो गीतावली, रामचरितमानस, निहार, और महादेवी की निहार, रसीम, नीरजा।
फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, देखो सेम 2016 में पूछा था, भाषा और साहित्य तथा साहित्य और समाज के बीच परस्पर संबंध। मतलब क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड और सेम की सेम डाल देते हैं ये, और प्रेमचंद के अकॉर्डिंग इसे बताना। देखो भाषा साहित्य में संबंध मैंने बताया था, भाषा और साहित्य का संबंध अभिन्न है, क्योंकि भाषा के अभाव से साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। विभिन्न कालों में भाषा के विभिन्न रूपों के दर्शन हमें साहित्य में मिलते हैं। मतलब साहित्य में हम देख सकते हैं विभिन्न रूप भाषा के। भाषा जीवित अथवा मृत, उसका अध्ययन हम भाषा में साहित्य के आधार पर ही करते हैं। ठीक है। फिर साहित्य के द्वारा हम जीवित भाषा को सजीवता व उसके उत्कर्ष से परिचित होते हैं। उत्तम एवं समृद्ध साहित्य में भाषा समृद्ध होती है। मतलब जितने अच्छा हम सब साहित्य की बात करते हैं उसमें उतनी अच्छी भाषा छुपी होती है। साहित्य और समाज के बीच संबंध क्या, आप ये देख लो आप, क्योंकि साहित्य ही समाज का निर्माण करता है, समाज ही साहित्य का निर्माण करती है। समाज का निर्माण मानव समुदाय से होता है और साहित्य सर्जन उस समुदाय के द्वारा भावों को लिपिबद्ध करने से होता है। अच्छे साहित्य को समाज का एक अच्छा डॉक्टर भी माना जाता है। अच्छा साहित्य समाज के सभी विकारों को पहचान कर तथा उनको दूर करके समाज स्वस्थ और सुंदर बनाता है। अच्छा साहित्य की बात करिए इसमें। जिस समाज के पास जितना उन्नत साहित्य होगा वो समाज उतना ही अधिक समृद्धिशाली होगा। ये आपके पॉइंट आ रहा। अब क्वेश्चन अगला पूछा है कि निदानात्मक चिंतन। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसमें पूछा क्या है। ये वाला क्वेश्चन है 4 आपका, कि निदानात्मक और आलोचनात्मक चिंतन किसे कहा जाता है। इन कौशलों को विकसित करने के लिए कक्षा में अध्यापक को किन किन प्रयासों की आवश्यकता होती है। ये आपका क्वेश्चन है इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन है, मैं निकाल देता हूँ। ये रहा निदानात्मक चिंतन। जैसे मैंने पिछले बार भी ये क्वेश्चन सेम आया है, ये भी इस बार भी आ गया है। तो भाषा सीखने में कई छात्रों कई प्रकार की कठिनाई होती है। मतलब दोष निकलता है, पढ़ने लिखने वर्तनी व्याकरण में आदि दोष निकलते हैं। तो इनका ही जो निदान किया जाता है एक अध्यापक, उसी को निदानात्मक चिंतन कहते हैं। मतलब उस निदान करते समय वो जो सोचता है, जैसे कि सोचता है क्या दोष होंगे, दोष के क्या कारण होंगे, तो इन कारणों का पता लगाना ही निदान है। आलोचनात्मक चिंतन की आलोचना करते हैं कि क्या सही है क्या गलत, मतलब उसके गुण और सीमाएं की बात करते हैं। साहित्य जब अपने स्वरूप का विश्लेषण स्वयं करने लगता है तब आलोचना का जन्म होता है। तो ये मैंने लिखा है परिभाषा में। साहित्य के क्षेत्र में किसी ग्रंथ का अध्ययन तथा मनन करके उसके गुण दोषों, मतलब साहित्य के क्षेत्र में किसी ग्रंथ का या किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, उसके गुण दोषों का वह हम चीजों का आलोचना करते हैं, संबंध बताते हैं। अब इस कौशलों को विकसित करने के क्या क्या प्रयास कर सकते हैं हम। पुस्तक पाठ विषय वस्तु पाठ्यक्रम के अनुकूल, भाषा विषय वस्तु में तथ्यों की स्पष्टता, शब्दावली छात्रों के स्तर अनुकूल, कविता वेता हम यूज कर सकते हैं, विषय वस्तु की शुद्धता व विश्वसनीयता को जांचना, विचारों की क्रमबद्धता। तो ये कौशल को विकसित करने के इनको याद कर लेना कि पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के तथ्य होने चाहिए, छात्रों के अनुसार होना चाहिए, शुद्धता विश्वसनीयता होना चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब सेम यही क्वेश्चन आपका 16 में पूछा है और 18 में पूछा है, मगर मैं तो भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। चिंतन कौशल क्या है। चिंतन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चिंतन कौशल की 4 विधियां बताइए। तो विधियां तो बहुत ईजी है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया, इसमें समझने, कल्पना करने, विचार विमर्श के लिए आता है। चिंतन प्रक्रिया किसी न किसी समस्या से आरंभ होती है। मतलब जो भी हम कुछ सोचते हैं वो एक चिंतन ही है, जो हमारे माइंड में आता है वो एक चिंतन ही है, चाहे हम कल्पना सोच विचार विमर्श कर रहे हैं। इसे रोज अनु के अनुसार करता है। चिंतन मानसिक क्रिया है, गुणात्मक पहलू द्वारा मन में जो भी क्रिया होती है वो चिंतन है। चिंतन कौशल का महत्व क्या है। स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त शुद्ध भाषा में प्रकट करने में महत्व, बौद्धिक मानसिक विकास में, मौलिक चिंतन में, कल्पना विचार करने में, चिंतन कौशल स्वाध्याय करने में है। चिंतन की विधियां क्या है, जैसे मैंने बताया था, परिचर्चा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद, संक्षेपण, विश्लेषण, तुलना, ये सब विधि है इसकी। अगला क्वेश्चन आते हैं, पूछा पत्रकारिता। देखो पत्रकारिता कहते हैं, पत्रकारिता पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, संपादित करने, प्रकाश आदि आवेदन कर देने का कार्य करती है, आवेदन देने का। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये एक व्यवसाय है, किसमें, समाचार के माध्यम से होने वाला व्यवसाय है। यह समाचारों के संकलन, चयन, विश्लेषण और संप्रेषण की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं। अब पत्रकारिता का महत्व क्या है। देश विदेश की घटनाओं का प्रभावशाली प्रकाशन होता है इसमें। स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। वैचारिक आदान प्रदान सशक्त माध्यम, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है पत्रकारिता। तो आप देख सकते हो। अच्छे पत्रकारिता के गुण क्या है, जिसमें शीघ्रता, शीघ्र लोगों के घटनाएं तथा समाचार पहुंचाना अच्छे पत्रकारिता के गुण है। सत्य घटनाओं को प्रस्तुत करना,
छिपे तथ्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करना, और पत्रकारिता में ऐसे शीर्षक लेना कि बच्चे इंसान उसे पढ़े, शीर्षक को देखते ही। स्वस्थ जनमन का निर्माण करना, स्वस्थ मनोरंजन का साधन राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए यूज करना। अथवा में पूछा है इसी के कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण बोल सकते हैं अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन के लिए, हिंदी के अक्सर भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण जैसे शब्द देखने को सुनने को मिलते हैं। ये संचार प्रौद्योगिकी एवं पूंजी के क्षेत्र में आया हुआ एक चीज है। वैश्वीकरण मतलब विश्व एकीकरण हुआ है। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है हमें? संतुलन स्थापित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, आर्थिक संरक्षण के लिए, भाषा के विस्तार के लिए, संस्कृति संरक्षण के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? देखो, हम हिंदी को कैसे एक विश्व लैंग्वेज बना सकते हैं, वैश्वीकरण के द्वारा बना सकते हैं। मीडिया में प्रसार करके, रेडियो टेलीविजन में, बहुत सारे विश्वविद्यालय उसमें, भाषा समृद्ध समाज के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा हम इसका उपयोग आवश्यकता कर सकते हैं प्रसार के लिए। अब आपका छठा, जिसमें एक एक नंबर वाले 5 व्याकरण पूछते हैं, इसमें पूछा संधि और समाज में अंतर क्या है। देखो, दो वर्णों के सार्थक मेल से संधि, उसे कहते हैं संधि। दो शब्दों के मेल से को समास कहते हैं। इसमें वर्ण जुड़ते हैं और इसमें शब्द जुड़ते हैं। जैसे वेद प्लस अंध वेदांत, परम प्लस आत्मा परमात्मा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये आपका समास संधि हो गया। छंद और चौपाई में अंदर पूछा है, तो छंद क्या आता है? चौपाई में आपको पता है एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई में 4 चौक 16, चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है कि आडंबर, प्रभा तथा आवरण, छंदरू कहते हैं। एक सुनिश्चित क्रम व लय गति से ढली हुई होती है ये। अब उत्प्रेक्षा का पूछा है, जहां उपमेय से उपमान की संभावना, मतलब उपमेय में उपमान का पड़ता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जितने भी योजक चिन्ह है, मनो, मानो, मनु, मनु, जानो, जनो, ज्यो, त्यो, ये सब यूज होते हैं। जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो। व्यंजन शब्दशक्ति पूछा है कि व्यंजना शब्दशक्ति क्या है। जो भी शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द व्यंजना शब्दशक्ति कहलाते हैं। मतलब अपने को छोड़ के विशेष अर्थ प्रकट करते। उदाहरण, चिरजीवी चोरी चुरक्यू ना स्नेह, गंभीर को घाटे ये, वृषण भानुजा के वे हलदार के वीर, तो ये आप उदाहरण लिख सकते हो। ये ब्रस, भानुजा और हलदार बल। श्रृंगार रस पूछा है। श्रृंगार रस के में नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थिति, रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण, उधो मन्ना भाए 10-20, एक छूतो सो गयो श्याम संग अवरोध ईस, तो ये लिख सकते हो। अब हिंदी के गुण पूछे हैं, हिंदी भाषा के, तो ध्वनि के अनुरूप लिपि चिन्हों का होना, वर्णमाला का वर्णीकरण इसमें है। लिपि चिन्हों की पर्याप्त मात्रा, एक ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह, सुपठहता ये है। त्रिभाषा सूत्र 1956 में लागू हुआ। एक व्यक्ति 3 भाषा में संपन्न होना चाहिए। भाषा संपन्नता की ओर अग्रसर कहते हैं पहली मातृभाषा। दूसरी आप हिंदी भी ले सकते हो इसमें, और जो अपना आधुनिक भाषा उसको भी कह सकते हो, जो हिंदी भाषा क्षेत्र में नहीं है। तीसरी भाषा हिंदी, और आधुनिक भाषा चाहे फ्रेंच भाषा भी आप ले सकते हो इसमें। बाल साहित्य की विशेषता क्या है? जीवन मूल्य का विकास करना, मनोरंजन करना, भाषा का विकास, व्यक्तित्व संवेद। आप व्यक्तित्व, सामाजिक, भावनात्मक विकास सब में डाल सकते हो, और जीवन मूल्य का विकास और मनोरंजन का साधन होता है। ये सिंपल मैंने बताया आपको। प्रकाशन केंद्र और प्रकाशित पुस्तक क्या है? देखो, पुस्तक बूढ़ी काकी, प्रकाशक हंस पब्लिशर ये है। पुस्तक मेरी कहानी, प्रकाशक राजपाल। तो इसमें कुछ प्रकाशक केंद्र और प्रकाशित पुस्तक के बारे में, जैसे पुस्तक नाम है बूढ़ी काकी, इसका प्रकाशक किसने किया है? हंस पब्लिशर ने। जैसे मेरी कहानी, इसको प्रकाशक किया राजपाल पब्लिशर। तो ये कुछ केंद्र बता दिए और उसके प्रकाशित पुस्तक बता दी। अब अथवा में पूछा है कि राष्ट्र कवि क्या होते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्र कवि कौन है। जो राष्ट्र के लिए काम करते, सिंपल, जिन कवियों ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रचनाएं की, राष्ट्रीय भावना को चरम विकास पर पहुंचाया तथा अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का काम किया, वे राष्ट्र कवि कहलाए। मतलब जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया वो राष्ट्र कवि है। सिंपल से शब्दों में, पुस्तक कवि की काव्यगत विशेषता बताइए। पुरस्कृत कवि मतलब जिनको पुरस्कार मिला हुआ पहले से, जैसे मक्खन लाल द्विवेदी की बात करते हैं,
इनकी जन्म हुआ 1888 में, 1968 तक मध्य प्रदेश। कार्य अध्यापक कार्य, रचना एक भारतीय आत्म, बिजोरी काजल, साहित्य देवता साहित्य, बोली खड़ी बोली उर्दू फारसी। तो मक्खनलाल चतुर्वेदी एक कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, तो ये आपका लिख सकते हो। एक की हमने इसमें बता दी। अब 10वां है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के समक्ष अनेक प्रकार की समस्या आती है। इन समस्या को समाधान करने की प्रक्रिया के नाम ही एक्शन रिसर्च है। मतलब जो समस्या आएगी उनका निदान करते हैं बस। इसका प्रयोग कक्षा में पढ़ाते हुए एक साधारण अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक तथा अन्य शैक्षिक कार्यों में लगे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसके महत्व क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें महत्व है। कार्यशैली में सुधार आता है। प्रजातांत्रिक आदर्श की रक्षा, उपलब्धि स्तर को उठाने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक समस्या। तो ये सिंपल था पेपर, आपका बहुत जल्दी एंड हो गया। इसमें एक क्वेश्चन है ये वाला जो मैं आपको दिखा दूं। 9वां क्वेश्चन पूछा है इसमें कि पाठ योजना बताइए, प्रशिक्षण हेतु चिंतन कौशल को संज्ञान में रखते हुए पाठ योजना। मतलब 8वीं कक्षा के लिए पत्र शिक्षण के लिए इसमें पाठ योजना बतानी है। तो ये आप खुद कर सकते हो, अपनी बुक में आप देखोगे 4थी यूनिट में है। तो इसमें से तो वीडियो का आप लाइक शेयर कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।